नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम, मतलब किसी देश की इनकम को ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो इसके संबंध में परिभाषा हम देते हैं जो वो है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के भीतर, किसी देश की अर्थव्यवस्था के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्यों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, यदि वह एक निश्चित समयावधि में गणना की जाए। अब इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में, मतलब कोई भी देश हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो चीन हो सकता है या जापान हो सकता है। ठीक। दूसरा, के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाएं। अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक कार है, तो कार में पहिए भी लगते हैं, ठीक, उसके अंतर्गत मशीन भी लगती है। अब मान लो किसी कंपनी में कार बन रही है, तो पहले मशीन का उत्पादन हुआ और मशीन बनाने में लग गया कितना, 2 लाख रुपए। ठीक। पहिया बनाने में मान लेते हैं कि इसमें 50,000 रुपए लग गए और कार का जो टोटल वैल्यू है या कार का जो मूल्य है वो है 4,50,000 रुपए। ठीक। तो जब हम इसको काउंट करेंगे उस देश की राष्ट्रीय आय, तो मशीन का 2 लाख, पहिए का 50,000 और फिर कार की वैल्यू 4,50,000। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 7 लाख। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कार के अंतर्गत पहिया भी तो शामिल है, कार के अंतर्गत मशीन भी तो शामिल है, तो इसमें दोहरी गणना होगी, किसकी, मशीन की और पहिए की। तो इस वजह से हम इन पहिए का मूल्य या मशीन के मूल्य को इसमें नहीं जोड़ते। अंतिम वस्तु कौन सी है, कार, तो कार का जो मूल्य है उसको जोड़ा जाएगा, अंतिम जो उत्पादित वस्तु होगी उसके मूल्यों का योग। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसको ही राष्ट्रीय आय कहते हैं यदि वह एक निश्चित समयावधि में गणना की जाए। मतलब निश्चित समयावधि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा। जैसे आप जब अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ पास जाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते होंगे कि आपकी आय कितनी है। तो आय के संबंध में बताते होंगे कि आप कितना कमाते हो। तो मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो 50,000 रुपए कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है, तो उसने बोला कि मैं 50,000 रुपए कमाता हूं। लेकिन यदि उसने 50,000 रुपए के बाद ये नहीं बताया कि वो एक दिन में 50,000 कमाता है या एक हफ्ते में 50,000 कमाता है या एक वर्ष में 50,000 कमाता है, तो हम उसके आय की गणना सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे एक समय सीमा होनी चाहिए। तो यदि उसने बताया कि वो 50,000 माह का कमाता है, या वो 50,000 वर्ष का कमाता है, या वो 50,000 एक दिन का कमाता है, या 50,000 सप्ताह का कमाता है, तो उस हिसाब से उसके आय की गणना करने में सुविधा होती है। तो उसी तरह से एक निश्चित समयावधि में यदि गणना की जाए, इसके लिए हम 1 वर्ष लेते हैं एक निश्चित समयावधि के लिए, और इस 1 वर्ष के भीतर इसको हम नाम देते हैं भारत में वित्तीय वर्ष। और भारत में
वित्तीय वर्ष की जो सीमा निर्धारित की गई है वो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि मार्च पहले आता है, अप्रैल बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 1 अप्रैल जो है यदि ये 2022 में स्टार्ट होता है तो 31 मार्च जो होगा वो 2023 का, तो 2022 से लेकर के 2023 तक एक वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बीच में हम क्या करेंगे, गणना को करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्यों के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, यदि वो एक निश्चित समयावधि में गणना की जाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक मूल्य जो होगा वो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के सेवाओं के मूल्य को उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो लास्ट है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कौन सा, कार, तो कार में पहिया भी शामिल है और मशीन भी। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यदि राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि की हम बात करें तो इसके संबंध में जो कुछ इतिहास है इसका वो हम चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की पृष्ठभूमि क्या रही। ठीक है, तो भारत में यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना की पृष्ठभूमि देखें, ठीक, तो सबसे पहले जो ब्रिटिश काल में यदि हम बात करें, ब्रिटिश काल में इसकी गणना से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो गणना की सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ये एक नरमपंथी दल के नेता थे जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1868 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। हालांकि जब इन्होंने बुक लिखी 1868 में, तो ये जाकर के प्रकाशित हुई 1901 के टाइम पर। ये क्या हुआ, इसका प्रकाशन किया गया और इस बुक में एक सिद्धांत दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिस सिद्धांत को हम जानते हैं धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत दिया धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि इस धन के बहिर्गमन के सिद्धांत में इन्होंने क्या चीजें बोली। तो धन के बहिर्गमन कहने का मतलब है कि धन का बाहर जाना, भारत से धन का बाहर जाना। तो इस बुक में उन्होंने बताया कि भारत से धन कैसे बाहर जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये धन जो है ब्रिटिश शासन काल में जब ब्रिटिशों को वेतन दिया जाता था, भारतीय खर्चे पर उनसे कार्य किया जाता था और भारत के खर्चे पर या भारत से ही वेतन लेकर के उनको दिया जाता था। और ये वेतन कहाँ जाता था, ब्रिटेन। तो भारत से वेतन के रूप में पैसा बाहर गया, ब्रिटेन गया। दूसरा, व्यापार करते थे। ठीक, तो अंग्रेज व्यापारी जो होते थे वो ब्रिटेन से आते थे भारत में वो कच्चा माल कम दामों में लेकर आते थे और इस यहाँ पर व्यापार करके उससे ज्यादा का लाभ कमा करके ब्रिटेन ले जाते थे। दूसरा चीज ये होता था कि यहाँ से यदि वो कच्चा माल खरीदते थे तो उसको वो ब्रिटेन से
वस्तु बना करके लाते थे, यहाँ अधिक दामों पर बेचते थे और यहाँ से पैसा कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में। उसी तरीके से एक तीसरी चीज ये भी हुई कि एक तो हो गया वेतन, दूसरा हो गया व्यापार और तीसरा भ्रष्टाचार। आपको याद होगा 1773 में ब्रिटेन की सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। वो रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए उनको भारतीयों से जो कोई वस्तु मिलती थी तोहफे के रूप में, उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तो बेसिकली जो कंपनी के कर्मचारी थे या अधिकारी थे वो कंपनी से मतलब भारत से पैसा लेकर के भ्रष्ट हो गए थे। तो भ्रष्टाचार के द्वारा भी पैसा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन में। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि इसमें धन, भारत का जो पैसा है वो वेतन के रूप में या व्यापार के द्वारा पैसा यहाँ से कमा करके या भ्रष्टाचार के द्वारा भारत से बाहर जा रहा है। कहाँ, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या जा रही है, पैसा जा रहा है। और इसको ही उन्होंने कहा कि भारत के धन का भारत से निकल करके ब्रिटेन जाना, जिसे उन्होंने नाम दिया धन का बहिर्गमन, मतलब धन का बाहर निकलना। ठीक। और इसी बुक में उन्होंने पहली बार नेशनल इनकम की गणना की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष है। इन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष है। कहने का मतलब यह एग्जाम्पल समझिएगा कि मान लेते हैं कि एक घर में 1000 रुपए प्रति माह आता है, ठीक है, या वर्ष में आता हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर माह में ले रहे हैं। तो एक घर में एक माह में 1000 आता है, उस घर में 5 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति पर कितना हो गया, 200 रुपए। एक माह का एक व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए, 200 रुपए। कहने का मतलब ये है कि जो भी इनकम हुई उसमें उस घर की जो जनसंख्या थी उससे हमने भाग दे दिया, तो हमको मिला कि एक व्यक्ति पर कितना रुपए, 200 रुपए। तो उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति जो है भारत में उस टाइम पर, उनमें से एक व्यक्ति को 20 रुपए मिलने चाहिए खर्च करने के लिए एक वर्ष के लिए। ऐसी उन्होंने गणना की। और इस गणना के हिसाब से यदि हम तय करें तो उस समय भारत की जनसंख्या थी 10 करोड़ और प्रति व्यक्ति पर 20 रुपए। इस हिसाब से उन्होंने भारतीय नेशनल इनकम की गणना की 200 करोड़ रुपए। तो ब्रिटिश काल में दादा भाई नौरोजी ने सन 1868 में एक बुक लिखी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 1868 में लिखा। 1901 में यह प्रकाशित हुई और इस बुक में उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, जिसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये नरमपंथी दल के नेता थे, ग्रैंड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता था। और इन्होंने उसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति वर्ष बताई और देश की जो आय थी, राष्ट्रीय आय थी, उसको 200 करोड़ रुपए बताया। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद ये दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बंगाल विभाजन करवाते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने नेशनल इनकम की गणना की। फिर 1911 में सिरोज थे, उन्होंने क्या की, नेशनल इनकम की गणना की। फिर 1931 में थे GVK राव, इन्होंने भारत में नेशनल इनकम की गणना की। तो 1868 में थे दादा भाई नौरोजी, ठीक। 1905 में थे लॉर्ड कर्जन, 1911 में सिरोज और 1931 में GVK राव ने गणना की। इसके बाद यदि हम स्वतंत्रता के बाद देखें तो स्वतंत्रता के बाद सन
1949 में, हालांकि और भी लोगों ने गणना की थी लेकिन इनको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सन 1949 में स्वतंत्रता के बाद एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, इस राष्ट्रीय आय समिति में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस। इसके अलावा इसमें दो अन्य सदस्य थे जिनमें से एक सदस्य का नाम था D.R. गाडगिल और एक और सदस्य थे जिसका नाम था V.K.R.V. राव। तो यहां पर राष्ट्रीय आय समिति बनी, पीसी महालनोबिस जो थे उनके अध्यक्ष थे, D.R. गाडगिल जो थे वो सदस्य थे और V.K.R.V. राव ये भी एक सदस्य थे। और ये V.K.R.V. राव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक विधि से की। तो क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किसने वैज्ञानिक विधि से की थी? तो V.K.R.V. राव ने की थी। इसके पहले जितने भी लोग आए उन्होंने गणना को जब की गणना तो उन्होंने उसमें कुछ अनुमान भी शामिल किए, लेकिन इन्होंने जब गणना किया तो उसमें अनुमान नहीं, उन्होंने आय और उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग करके वैज्ञानिक तरीके से नेशनल इनकम की गणना की थी। इसलिए V.K.R.V. राव को राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले वैज्ञानिक विधि देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। और समझ लीजिएगा कि इसी राष्ट्रीय आय समिति ने जब 1949 में यह बनी तो इन्होंने सिफारिश की कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। और इसी में जब सिफारिश इन्होंने की तो संस्था के तौर पर हमें केंद्रीय सांख्यिकी आयोग मिला, जिसका कार्य राष्ट्रीय आय को गणना करना था। हालांकि केंद्रीय सांख्यिकी आयोग 1949 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसकी स्थापना 1951 में की गई। मतलब केंद्रीय सांख्यिकी आयोग ने कार्य करना 1949 से प्रारंभ किया, लेकिन स्थापना यदि पूछते हैं तो 1951 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में। ठीक, तो ये पूरी पृष्ठभूमि है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की। तो इसमें एक और सिद्धांत है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो है अवशोषण का सिद्धांत। और ये अवशोषण का जो सिद्धांत था वो एक रमेश मजूमदार नाम के व्यक्ति हुए और जिन्होंने यह सिद्धांत दिया। जैसे धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसी तरीके से अवशोषण का सिद्धांत जो है रमेश मजूमदार के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर रमेश मजूमदार जो है, ठीक, इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत में? तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार की तुलना सूर्य से की और बताया जिस तरीके से सूर्य एक जगह से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को अवशोषित करता है और किसी दूसरे जगह पर जाकर के जल को क्या करता है? गिराता है। उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सूर्य के समान है, जो कि हुगली नदी के पास से जल को अवशोषित करती है और ये थेम्स नदी में जा करके जल को गिरा देती है। मतलब हुगली नदी से जल उठा और उठ करके कहाँ आ गया? थेम्स नदी। इनका कहने का मतलब ये था, हुगली नदी जो अभी बांग्लादेश में पड़ती है और बांग्लादेश उस समय पार्ट हुआ करता था भारत का, तो भारत की हुगली नदी मतलब भारत का जो धन है उसको शोषित करती है। और ये जो थेम्स नदी है वो थेम्स नदी है लंदन में, लंदन ब्रिटिश की राजधानी है।
ठीक है, तो लंदन में जा करके भारत से धन का अवशोषण करती है और जा करके थेम्स अर्थात लंदन में वो धन वो गिराती है या धन वहां चला जाता है। तो कहने का बेसिकली मतलब वही था जो दादा भाई नौरोजी कह रहे थे कि धन का निर्गमन हो रहा है भारत से जाकर के ब्रिटेन में। तो उसी तरीके से इन्होंने भी ये सिद्धांत दिया जिसका नाम दिया जाता है अवशोषण का सिद्धांत। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था, या जैसे धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, तो के काल में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उसी तरीके से अवशोषण का सिद्धांत किसने दिया था, तो रमेश मजुमदार जो थे उन्होंने यह सिद्धांत दिया। राष्ट्रीय आय से जुड़े अन्य अवधारणाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।